हिमालय की 5 नदियां तो पंजाब में जाती हैं और 3 नदियां हरियाणा में आती हैं, और ये 5 और 3 8 नदियां जो हरियाणा और पंजाब की है, ये 8 नदी अपने तटों को छूकर चलती है। कारण हिमालय से पिघला हुआ जो बर्फ है वो इन्हीं नदियों से आते हुए अरब सागर में जाकर के विसर्जित होता है। तो इस राज्य के पास ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है। पंजाब और हरियाणा को अतिवृष्टि की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हरियाणा और पंजाब में किसी कारण से थोड़ी भी अतिवृष्टि हुई तो हरियाणा और पंजाब जलमग्न हो सकता है, क्योंकि नदियां पहले से हिमालय के कारण भरी हुई और उफनती हुई चलती है। और इस उफान में यदि अतिवृष्टि हो गया तो दोनों राज्य डूब सकता है। इसीलिए प्रकृति ने इन दोनों राज्यों को हरियाणवी दिया है। तो हरियाणवी के सिंगों की बनावट आप देखो, मध्यम, उसकी मोटाई मध्यम, ऊपर उठते हुए, लेकिन अधिक से अधिक 15 इंच, उससे ज्यादा 1.5 फीट से ऊपर नहीं। हरियाणवी के सिंग मात्र 1.5 फीट के होते, मोटे होते और फैले हुए होते। इन सिंगों का क्या काम है? जो वर्षा से लथपथ मानसून उत्तर प्रदेश को छूते हुए दिल्ली को पार करते हुए हरियाणा और पंजाब में घुस जाता है, उसको एक नया वेग देकर के पंजाब के पाकिस्तान में ढकेल देता है। इसलिए हिमालय से चाहे जितना बड़ा मानसून उठ जाए, अतिवृष्टि का मानसून उठ जाए, हरियाणा में नहीं बरस सकता, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने आज भी हरियाणवी को बचा के रखा। कम से कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थानीय गौवंश के आंकड़ा जो मैंने देखे हैं वो हरियाणा में है। छोटा जगह और हरियाणवी की संख्या अनुपात में सबसे ज्यादा है। तो हरियाणा को कभी भी अतिवृष्टि, हरियाणा अतिवृष्टि का भूगोल होते हुए भी नहीं बरसेगा जब तक वहां हरियाणा है। यदि हमने गौवंश के पर कुछ जेनेटिक प्रयोग जो आज दूसरे देशों ने किए हैं, अगर ये प्रयोग हमारी सरकारों ने भी ले आया भारत में, तो भारत का मौसम तो बहुत बिगड़ने वाला है। इसलिए जब कभी सरकार की कोई ऐसी योजना आ जाए जिसमें हमारे स्थानीय गौवंशों पर जेनेटिक एप्लीकेशंस हो, आप खुल के विरोध करें, अपनी पूरी क्षमता और ताकत से विरोध करें। ये होने वाला है, अभी नहीं, 10 साल लगेंगे। 5 साल के बाद ये चीजें उठेगी भारत में, क्योंकि हमारे यहां से ओंगल को लेकर के जो गए, साउथ अमेरिका के देश जो लेकर के गए ओंगल को, तो ओंगल पर उन्होंने एक जेनेटिक प्रयोग किया और करके उनके सिंगों को खत्म कर दिया। बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो अब जो नया ब्रीड ओंगल का तैयार हो रहा है वो सिंग रहित हो रहा है। सिंगों को खत्म किया उन्होंने कि इसकी क्या जरूरत है सिंग की। तो उन्होंने कुछ जेनेटिक चेंजेस जैसे करके और सिंग का जो ग्रोथ है उसको रोक दिया, और रोक करके उन्होंने एक नया ब्रीड तैयार किया है ओंगल का, जिस ओंगल के पास सिंग नहीं है। ओंगल का जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, गुंटूर, तिरुपति, कडपा से लेके अनंतपुर तक का जो पूरा क्षेत्र है ये ओंगल का क्षेत्र है। इस पर भी मैं आऊंगा, ओंगल पर बात करूंगा। तो ये जो एप्लीकेशंस जो शुरू हुआ है आज कि भारत के गौवंश के बड़े बड़े सिंगों पर जेनेटिक एप्लीकेशन करके उनके सिंगों को खत्म कर देना, ये काम यदि भारत में शुरू हुआ, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट सरकार के कुछ संस्थानों में
यहां के जो मूर्ख वैज्ञानिक हैं उन्होंने कर दिया है कि ब्राजील जैसे देशों ने जो गाय पर जेनेटिक एप्लीकेशन किया है वो भारत में भी होना चाहिए। तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलने वाला है। कम से कम अभी उनकी फाइल तैयार होने में 5 साल लगेगा। अब शुरू हुआ है तो 5 साल के बाद ऐसे एप्लीकेशन शुरू होंगे। तो अभी से आपको चेता देता हूं, इसको कभी मत होने देना, कभी मत होने देना। यहां भारत का पूरा भौगोलिक परिदृश्य बदल जाएगा। तो गुजरात की स्थिति पर आपसे चर्चा की। अब थोड़ा इधर हम आते हैं आंध्र प्रदेश पर, हरियाणा पर बात चल रही थी अब कि हरियाणवी किस प्रकार से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को अतिवृष्टि से बचा करके रखे हुए। अब आगे एक राज्य चलते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो मूल प्रजाति है, आंध्र प्रदेश देखो अब 2 टुकड़ों में टूट गया। तेलंगाना ऊपर जो हो गया उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया। नीचे वाला जो पार्ट रह गया वो आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश का जो मूल क्षेत्र है अभी वो गुंटूर से शुरू होता है। तो गुंटूर कहां पर है? गुंटूर बंगाल की खाड़ी में जहां चक्रवात बनता है बिल्कुल उसी स्थान पर है। आप देखते हो समाचार पत्र में भी आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में अक्सर चक्रवात आता है क्योंकि हिंद महासागर से उठा हुआ मानसून और उधर बंगाल की खाड़ी में बंगाल से टकरा करके जो रिवर्स जो मानसून आता है वो दोनों मिलता है गुंटूर के पास। इसलिए हर साल गुंटूर में चक्रवात आना वहां का भूगोल है। लेकिन इस चक्रवात से गुंटूर, खम्मम, तिरुपति, कड़पा और आप पश्चिमी सीमा पर आ जाओ आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर है, जहां से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, वहां तक के भूगोल को ये चक्रवात से कौन बचाता है? ओंगल बचाता है। तो गुंटूर में चक्रवात उठा तो ओंगल का सीन देखो कैसा है। चक्रवात को घुमाकर फेंकने वाला है। तो तेज गति से वहां एवरेज जो चक्रवात की स्पीड होती है गुंटूर में वो होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज हर साल। और कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चक्रवात वहां पर होता है। तो चक्रवात को घुमा करके और गुंटूर से तिरुपति, कड़पा, अनंतपुर होते हुए और दक्षिण महाराष्ट्र में फेंक देने का काम, फेंक देना मैं कहता हूं, उठा के फेंक देना चक्रवात को, ये ओंगल प्रजाति का काम है। तो भारत की जो ओंगल प्रजातियां हैं उनके सींग की बनावट देखो कितनी मोटी होती है, कांकरेज की तरह, और वो सीधा जाकर के ऐसे श्लोक होकर के हो जाता है और आगे जाकर के इस तरह से मुड़ जाता है। तो इधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून और इधर हिंद महासागर से आने वाला मानसून, ये दोनों मिलकर के जब चक्रवात बनता है तो इनकी सींगें चक्रवात को उठा करके फेंक देती है पश्चिम की तरफ। और गुंटूर से लेकर के अनंतपुर तक की आप दूरी देखोगे ये लगभग 500 किलोमीटर है। जब 500 किलोमीटर चक्रवात को ओंगल उठा करके फेंक देती है तब चक्रवात का दम टूट जाता है और अनंतपुर के आगे महाराष्ट्र में जाते जाते वो समवृष्टि में बदल जाता है। ये गणित है ओंगल का। तो आपने ओंगल को उठाया तो आप समझ लो कि आंध्र प्रदेश का 500 किलोमीटर हर साल चक्रवात में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो यहां पर आंध्र प्रदेश के कविशिष्ट हैं वो आपकी पूरी जिम्मेदारी से किसी भी तरीके से ओंगल को बचा कर रखिए और जब भी सरकार इस पर कोई जेनेटिक एप्लीकेशन करे आप विरोध में खड़े हो जाओ। और आज ये विज्ञान आपके पास है, ये जो मैं आपको आज संबोधित कर रहा हूं इसको मैंने इस अंक में लिख भी दिया है। अब देखो ये तो भारत इतना बड़ा है और भारत का इतना बड़ा भूगोल है
कि ये 2-4-5 पन्ने की किताब में नहीं आ सकता। इसके ऊपर तो एक मोटी ग्रंथ लिखी जा सकती है, और जितने आंकड़े और ये सारे हमने जो इकट्ठे किए हैं, इस पर सब काम छोड़कर अब लिखना, किताब लिखना शुरू करूँ ना, तो एक मोटी इंसाइक्लोपीडिया बन सकता है कि भारत के 360 गोवंश की प्रजातियां किस तरह से मॉनसून को अपने मुट्ठी में रखेंगी, अपनी मुट्ठी में। और इसी विषय को हमारे पूर्वजों ने समझा और समझ करके सिंहों में इंद्र का चित्र छाप दिया कि इंद्र स्वर्ग में नहीं है, गाय के सिंह में। गाय जैसे चाहेगी वर्षा ऋतु को नचा सकती है। अब थोड़ा आप आंध्र प्रदेश से भी थोड़ा ऊपर उठो तो अब थोड़ा परिदृश्य आपको दिखाता हूं एक अद्भुत राज्य का। आप मौसम और भूगोल इन दोनों को समाहित करके जब भारत को पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं तो जब उन विषयों को जब समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे तो लगता है सब छोड़ देना चाहिए और केवल इसी विषय पर काम करना चाहिए। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। प्रकृति ने क्या नहीं दिया हमारे देश को, क्या नहीं दिया। लोग कहते हैं अमेरिका सुंदर है, यूरोप सुंदर है, स्विट्जरलैंड सुंदर है, कहां सुंदर है। अरे कभी अपने देश की सुंदरता की ओर झांक कर देखो, ऐसा अद्भुत देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर तेलंगाना छोड़ देता हूं, उसके ऊपर उठ जाओ आप तो आता है उड़ीसा। तो भारत का जो बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी जो क्षेत्र है वो उड़ीसा है, और उससे आप एक 300 किलोमीटर और पश्चिम की तरफ जाइए तब राज्य शुरू हो जाता है झारखंड। अद्भुत है। पूरी दुनिया में जो झारखंड का जो भूगोल है, मेरी दृष्टिपात दुनिया के भूगोल पर जहां तक जाती है, दुनिया में कोई ऐसा भूगोल नहीं है जो झारखंड के भौगोलिक समृद्धि को धारण कर सकता है। इतना ऊंचा है। आप देखो इधर हिंद महासागर से हर साल जून के पहले महीने से यहां पर तूफान उठना शुरू होता है हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर इधर से बंगाल की खाड़ी का तापमान अलग है और इधर अरब सागर का तापमान अलग है, और दोनों के मध्य में हिंद महासागर होता है। कहते हैं ना जौ के बीच में घुन का पिसना, इन दो महासागरों के बीच में हिंद महासागर पिसता है, और हिंद महासागर पिसते हुए एक अलग तरह का तूफान खड़ा करता है। और वो तूफान जब उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर जब बढ़ता है जून महीने के बाद, तो वो जाकर के बंगाल से टकरा जाता है, और बंगाल से टकरा करके, बंगाल में कहां टकराता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला। बंगाल में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सब मानसून को खींचने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं बंगाल में। वहां से टकरा करके जब रिवर्स लौटता है तो पहला राज्य पड़ता है उड़ीसा, और जैसे ही वो टकरा करके उड़ीसा में आया और इधर से बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ पूर्वी मानसून जब उसको गति देता है तो बड़ी तेज गति के साथ वो झारखंड में प्रवेश कर जाता है। और पूरे भारत का आप अगर मेघ के ऊपर अध्ययन करो तो वर्षा जल से लथपथ समझते हो, मतलब एकदम घड़े की तरह भरा हुआ, घड़ा भरा पानी लेकर के जब ये मेघ झारखंड में घुसता है तो पूरे झारखंड को बर्बाद कर सकता है। इतनी ताकत होती है, इतना ज्यादा वर्षा जल लेकर के किसी भी प्रांत का कोई मेघ नहीं, किसी भी प्रांत का कोई भी उठा हुआ मेघ, किसी समुद्र से उठा हुआ कोई भी मेघ इतना ज्यादा वर्षा जल को धारण नहीं करता जितना ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला होता है। और वो भी दक्षिण के हिंद महासागर से उठे हुए मानसून को मिला करके, दोनों मिला करके, और जब वहां पर एक चक्रवात की तरह, क्योंकि आप भूगोल देखो आप, तब वहां वो ऐसे फंसा हुआ है, गया मानसून टकरा जाता है और टकरा के आगे नहीं बढ़ सकता, वो आसाम, नागालैंड, कोहिमा नहीं जा सकता, क्योंकि बंगाल में ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सारी पर्वत श्रृंखलाएं वनस्पतियों से भरे हुए हैं। तब वहां से लौटता है
और लौटता है तो पहला तो एक थपेड़ा उड़ीसा को देता है और उड़ीसा को थपेड़ा देते हुए सीधे झारखंड में घुस जाता है। झारखंड को जलमग्न कर सकता है, लेकिन झारखंड कभी भी जलमग्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? झारखंड की प्रकृति देखो, समुद्र तल से 3000 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ राज्य और 34 नदियां हैं झारखंड में। कितने? 34 रिवर्स। 34 नदियों का, इतने कम भूगोल में 34 नदियों का गणित पूरे पृथ्वी के किसी भी देश प्रांत में नहीं मिल सकता। सबसे ज्यादा नदियां झारखंड के पास है, 34 नदियां। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर के मानसून को, ये दोनों मानसून लेकर के चक्रवात बनकर के, और जैसे ही उड़ीसा पार करते हुए झारखंड में जब घुसता है ये, तो भयंकर बारिश होती है झारखंड में। उसको सम में कौन बदलता है? वहां की प्रजाति मगही, वहां की जो मूल प्रजाति है मगही, उसके सींगों की बनावट देखो आप। उनके सींगों की बनावट आपको वेचुर के सींगों की बनावट से मिल जाएगा। थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है और बिल्कुल पतला होता है। आपके अंगूठे और ये इस अंगुली के बीच में आ जाएगा, इतना ही मोटा होता है। और वो उठते हुए इस प्रकार से घूम जाता है उनके सींगों की बनावट। तो क्या होता है? तेज बारिश होती है, भयंकर तेज बारिश होती है। लेकिन ये 34 नदियां उस मानसून से बरसे हुए 4000 मिलीमीटर वर्षा को निगल जाती है। आप प्रकृति का वरदान देखो, झारखंड में 4000 मिलीमीटर वर्षा को निगल जाने की ताकत वहां की 34 नदियां रखती है। और वो नदियां क्या करती है? ये 34 नदियां फिर से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये वर्षा का जो चक्र है, बंगाल से उठा हुआ मानसून मेघ उड़ीसा को पार करते हुए झारखंड में बरसेगा और झारखंड की नदियां उस वर्षा जल को उठा के फिर बंगाल की खाड़ी में ढकेल देंगी। तो ये जो वर्षा का पानी का जो रिसाइकलिंग जो हो गया वहां की धरती से, ऐसा भूगोल दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। अब उन नदियों का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सुना देना चाहता हूं क्योंकि बड़ा अद्भुत है। इस दृष्टिकोण से अगर झारखंड का देखो, और मैं तो कहता हूं कि इस विषय पर झारखंड की सरकार अगर काम करने लग जाए तो जैसे केरल भारत का स्वर्ग है, भारत का दूसरा स्वर्ग झारखंड हो सकता है। उसका भूगोल है, हाँ, उसको अपने भूगोल के कारण देखो। वो जो नदियां हैं, 34 नदियां, विशेषकर झारखंड वाले लोग सुन लो। स्वर्णरेखा, कोयल, दामोदर, बराकर, मयूराक्षी, कारो, संख्य, पुनपुन, बोकारो, बंसरोई, फल्गु, अजय, खरकई, अमानत, कोयना, सोन, जमुनिया, बरहा, सकरी, कन्हार, बराहमनी, लीलाचंद, हिंगलो, चंदन, तेलेन, क्यूल, मोहना, द्वारिका, बैतरनी, महानदी, बकरेश्वर, कंसावती, सकरी और कन्हलाल। इतनी नदियां हैं आपके यहां। अगर इन नदियों का अस्तित्व झारखंड के शहरीकरण के कारण यदि इनका अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो पूरा झारखंड बर्बाद हो सकता है। और यदि आपके यहां की मगही अगर खत्म हो गई तो ये जो बड़ा जो तूफान उठता है बंगाल की खाड़ी से, ये वही बरस गया अगर पूरी तरह से, तो जो मेरा आंकड़ा गणित जो कहता है कि झारखंड में 6000 मिलीमीटर वर्षा हो जाएगी और झारखंड का भूमि 6000 मिलीमीटर वर्षा को अपने में समाहित करने में सक्षम नहीं है। वो अधिक से अधिक
आपको 2000 मिलीमीटर वर्षा को समाहित करने की क्षमता झारखंड की भूमि रखती है, और उससे ज्यादा होता नहीं है क्योंकि वहां पर मगही है, और आज भी पर्याप्त संख्या में मगही गाय है वहां पर, पर्याप्त संख्या में। जैसे हरियाणा में हरियाणा के लोगों ने हरियाणवी को बचा रखा है, वैसे ही झारखंड के पठारी क्षेत्र में रहने वाले वनवासी और आदिवासियों ने मगही को बचा करके रखा है। सरकार को पुरस्कृत कर देना चाहिए वहां के वनवासी और आदिवासियों को कि उन्होंने गौवंश को बचा करके और वहां के क्लाइमेट को, वहां के ज्योग्राफी को बचा करके रखा है। नहीं तो पूरा का पूरा झारखंड जो है रेगिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि वह समुद्र तल से 3000 फीट ऊंचा है, 3000 फीट ऊंचा है, कहीं कहीं 3500 फीट ऊंचा है। तो वहां पर पानी टिकने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर पानी टिकता है। अब वहां से थोड़ा उड़ीसा पर आता हूं। उड़ीसा के भी बहुत सारे गवेषक लोग यहां पर हैं। तो उड़ीसा का जो भूगोल है और वहां की जो गाय है, उसको 3 कैटेगरी में बांट करके देख सकते हो। जितना मार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, चक्रवात का जितना मार ये दोनों राज्य झेलते हैं, इससे कहीं ज्यादा मार झेलने का भूगोल उड़ीसा के पास है। तो उस दृष्टिकोण से उड़ीसा पूरे प्रांत को 3 खंडों में तोड़ करके हम देख सकते हैं। पहला पूर्वी उड़ीसा, जो आपको भुवनेश्वर से शुरू होता है, जगन्नाथपुरी से शुरू होकर के भुवनेश्वर से आगे क्रॉस हो जाता है। दूसरा इसका जो उड़ीसा का जो पार्ट है वो पश्चिमी पार्ट है, और तीसरा उड़ीसा का पार्ट है वह पश्चिम दक्षिण पार्ट, जो नीचे तेलंगाना से जाकर के लगा हुआ है। तो यहां 3 खंडों में यहां जो गाय गौवंश है, उसमें जो समुद्री तट वाला जो क्षेत्र है, वहां से अगर गौवंश की प्रजातियों को शुरू करते हैं तो बिंझारपुरी से शुरू होता है, बिंझारपुरी से शुरू होता है। और ये 2 और प्रजाति है, ये उड़ीसा का जो बालेश्वर है, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजाम का जो पूरा क्षेत्र है, ये बिंझारपुरी का क्षेत्र है। और इससे जैसे ही हम मध्य उड़ीसा में घूमते हैं तो वहां पर घुमसुरी आती है। तो बिंझारपुरी और घुमसुरी में एक अंतर है। बिंझारपुरी का जो शिंग है वो भी पतला होता है, आप ऐसे इतने में ले सकते हो, ये 2 अंगुलियों के बीच में ले सकते हो, इतना ही होता है। और जैसे ही बिंझारपुरी का क्षेत्र खत्म होता है, यानी गंजाम, जैसे ही हम उड़ीसा का गंजाम पार करते हैं, बिंझारपुरी के स्थान पर घुमसुरी पाई जाती है। तो आप देखोगे इनके सिंग में तुरंत परिवर्तन होता है। बिंझारपुरी का जो शिंग है वो लगभग 1.5 फीट का होता है, 1 फीट से 1.5 फीट का होता है और पतला होता है। और जैसे ही घुमसुरी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये सिंग घट करके 6 इंच पे आ जाता है और इसकी मोटाई 2 गुनी हो जाती है। ये परिवर्तन आ जाता है उसमें। और उसके बाद और पश्चिम उड़ीसा की तरफ जब बढ़ते हैं, पश्चिम दक्षिण उड़ीसा की तरफ जब बढ़ते हैं हम, जो आपका उड़ीसा का काला हांडी है, बालंगीर है, बरगढ़ है, संबलपुर है, इधर जब आते हैं तब गौवंश की प्रजाति में एक और परिवर्तन आता है। उस प्रजाति का नाम है खुमसुरी, खुमसुरी, खरियर, खुमसुरी नहीं खरियर, खरियर जो प्रजाति आ जाती है वहां पर। तो आप देखोगे कि बिंझारपुरी और गुमसुरी में परिवर्तन आया, सिंग का छोटा होना, मोटाई बढ़ जाना। जब हम खरियर पर आते हैं तब ये सिंग और छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है और दोनों तरफ ऐसे फैल जाता है, दोनों तरफ फैलाव लेकर। और फिर उससे जब और इधर मध्य तेलंगाना की तरफ जब आते हैं तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, मल्लिकागिरी पर्वत श्रृंखला के पास जब आते हैं तो वहां आते आते वहां के गौवंश के सिंगों की जो बनावट है वो एकदम छोटी हो जाती है और एकदम मोटी हो जाती है। जो क्षेत्र मध्य उड़ीसा और पूर्वी उड़ीसा,
ये दोनों को मिला करके है, जहां पर जो है कोरापुट है, रायगढ़ है, कंधमाल है, देवगढ़ है और सुंदरगढ़ है। ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर ये 3-4 जो गोवंश के जो नाम बताए, वो ये क्या करती है गोवंश। बिंझारपुरी सिंह सबसे ऊंचा है, तो ये मेघों को आकर्षित कर और फिर इनके सिंह जुड़े हुए हैं, तो ये मध्य उड़ीसा की तरफ इसको प्रवाहित कर देती है। और मध्य उड़ीसा वाली जो दूसरी घुमसुरी हुई, उसका छोटा हो गया और सीधा हो गया, वो उसको और धक्का दे करके और पश्चिम की ओर भेज देती है। और भेजते हुए यही तूफान जब जगन्नाथपुरी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, या दूरी देखोगे तो ये दूरी लगभग पड़ जाता है 600 किलोमीटर। तो कोई भी चक्रवात को जो जगन्नाथपुरी से उठा हुआ है, 600 किलोमीटर तक कोई ऊर्जा उसको ढकेल दे, तो कितना तगड़ा भी चक्रवात होने दो, उसकी कमर टूट जाती है। तो ये आपका बिंझारपुरी से उठा हुआ, घुमसुरी से उठा हुआ, निकला हुआ जो मानसून है, चक्रवात, जो बहुत तेज चक्रवात है, 600 किलोमीटर तक ये 3 गौ प्रजातियां दौड़ाती है, इनको भगाती है, और भगाते 600 किलोमीटर क्रॉस करते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके उस मानसून का कमर टूट जाता है और छत्तीसगढ़ में समवृष्टि हो जाती है। यदि आपने उड़ीसा के इन 3 प्रजातियों को खत्म किया, छत्तीसगढ़ डूब जाएगा, क्योंकि इन चक्रवातों का कमर तोड़ने वाला खत्म हो गया और उड़ीसा तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ये तीनों प्रजातियां काफी संख्या में है, इसीलिए 3 साल पर वहां एक तगड़ा चक्रवात आता है उड़ीसा में। आप आंकड़े उठा के देखो, छोटे छोटे चक्रवात हर साल होते हैं और एक बड़ा चक्रवात 3 साल पर आता है। अगर इन तीनों उड़ीसा की प्रजातियों को आपने खत्म कर दिया, हमारी सरकारों ने खत्म कर दिया, सरकारों, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, हमने कम, सरकारों ने ज्यादा खत्म किया है प्रजातियों को। और सरकार का जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, उसने तो अति कर दिया है। इन प्रजातियों को नष्ट करने में सरकार के वेटरनरी डिपार्टमेंट की पूरी ऊर्जा लगती है, तो पूरा आपका उड़ीसा का मौसम बिगड़ जाएगा। और एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके जाएंगे। तो आप तो उड़ीसा डूबेंगे सनम, छत्तीसगढ़ को भी साथ में लेके जाएंगे। ये स्थिति बन जाएगी। समय हो गया, कितना बज गया? अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं दिया। 7, अच्छा वो, हाँ 7, चलिए चलो और थोड़ी देर बैठ जाओ, 20 मिनट और। कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा कर लेता हूँ और फिर बहुत सारी चीजों को इस भविष्य अंक में लिख दिया है चित्र के साथ। थोड़ा आप घुमा दो, ये स्लाइड पर घुमा दो।